हेलो, नमस्ते और स्वागत है आपका इस दूसरे आउटरीच सेशन में, जहां हम खबर लहरिया की दूसरी कहानी, जो कि महिला किसानों पर है, उसकी चर्चा करेंगे। ये जो रिपोर्ट थी, ये 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के अवसर पर रिलीज की गई थी। मैं हूं अनुभूति सिंह, द्वारा रिसर्च में एक पॉलिसी एनालिस्ट। ये वीडियो सीरीज द्वारा रिसर्च, जो एक शोध संस्था है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम कम आय वाले व्यक्तियों के लिए वित्तीय संवेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन का अध्ययन करते हैं। और खबर लहरिया, एक अवार्ड विनिंग ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, जो बुंदेलखंड के मीडिया डार्क क्षेत्रों से रिपोर्ट करते हैं, उनके बीच एक संयुक्त परियोजना है, जिसमें हम यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों से अलग अलग समुदाय की वित्तीय जरूरतों और पहुंच की कहानियां करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पहली कहानी में हमने देखा कि यूपी में मानिकपुर की आदिवासी समुदाय की महिलाएं कोविड-19 लॉकडाउन के कारण, रेलवे सेवाएं सस्पेंड हो जाने के कारण उनकी आजीविका का नुकसान और उससे कैसे निपट रही थी। इस दूसरी कहानी में खबर लहरिया की मुख्य संवाददाता गीता जी और मीरा जी, जो आज हमारे साथ हैं भी, ने कई महिला किसानों से उनके काम, उनकी अधिकार और सरकार से प्राप्त किए गए अलग-अलग बेनिफिट्स, लाभ, एंटाइटल्स के बारे में बात की। आज के हमारे सेशन में हम महिला किसानों की स्थिति, उनके सामने आने वाली चुनौतियों और उनकी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए वित्तीय तक पहुंचने के रास्तों की पर चर्चा करेंगे। आज के सेशन में हमारे साथ हैं सुलेखा सिंह जी, जो इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी और औरतों के अधिकारों के मुद्दों से करीबन 20 साल से ज्यादा से जुड़ी हुई हैं। वे महिला किसान अधिकार मंच या मकाम में राष्ट्रीय समन्वय टीम की सदस्य हैं। और मीरा देवी जी, जो खबर लहरिया में ब्यूरो चीफ हैं, और जैसा कि हमने कहा, उन्होंने ये स्टोरी भी कवर की है। उन्हें ग्रामीण मुद्दों पर रिपोर्टिंग के 14 से अधिक सालों का अनुभव है। ये था मेरा उनके लिए एक छोटा सा परिचय, और मैं आप दोनों को इस सेशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। अब मैं आप दोनों से निवेदन करती हूँ कि आप दोनों हमें अपने संबंधित क्षेत्रों और संगठनों में जो आप काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। तो सुलेखा जी, हम क्या आपके साथ शुरू करें? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं खबर लहरिया को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मकाम को इस मुद्दे पर यहाँ बुलाया और मकाम के एक प्रतिनिधि के रूप में मैं अपनी बात को उन सारी महिला किसानों तक पहुँचा पाऊँगी, जिन्हें कहीं न कहीं इन मुद्दों की ज़रूरत है और इसे समझने की और इस मुद्दे के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं मकाम की, जैसे आपने बताया कि मैं मकाम की राज्य और नेशनल समन्वय समिति की मेंबर हूँ और मकाम 24 राज्यों में महिला किसानों के साथ रिसर्चर जो महिला किसानों के पर रिसर्च का काम करती हैं, वो स्टूडेंट, वो संस्थाएँ, साथ में वो संस्थाएँ जो महिला किसानों के मुद्दों को, तरह-तरह के मुद्दों को उठाती हैं, चाहे बीज के मुद्दे के हो के चाहे मज़दूरी के मुद्दे को हो, चाहे उनके काम की मान्यता को लेकर हो और चाहे उनकी पहचान को लेकर हो। चाहे सरकार के साथ वो पॉलिसी पर बात करती हो, वो हो। तमाम तरीके से जो भी महिला किसानों से रिलेटेड संस्थाएँ, रिसर्चर, एक्टिविस्ट जो भी काम करते हैं, वो एक महिला मकाम की मेंबर के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। और ये काम हम चाहते हैं कि जो हमारे महिला किसानों के अधिकार हैं, और उन्हें वो मिलना चाहिए, वो इस मंच के माध्यम से हम उठाने की कोशिश करते हैं। इस काम को हम और पूरे अन्य राज्यों में भी उन महिलाओं तक पहुँचना चाहेंगे, जो महिला किसान हैं। जी, बिल्कुल सुलेखा जी, थैंक यू वेरी मच। हमें आपके काम के साथ-साथ मकाम के बारे में भी पता चला, जो कि एक संस्था है जो काफ़ी सालों से भारत में महिलाओं के अधिकार और महिला किसानों के अधिकारों के लिए काम कर रही है। जी। अब हम पूछना चाहेंगे मीरा जी से कि मीरा जी, आप खबर लहरिया के साथ 14 साल से हैं। हम जानते हैं, आपने स्टोरी भी कवर की है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस भी करने वाले हैं। तो अभी के लिए आप हमें बताएं कि आप खबर लहरिया में कैसी रिपोर्टिंग करते हैं, और इस स्टोरी में, महिला किसानों की स्टोरी में, आपको क्या अलग-अलग बातें पता चली? तो
मैं खबर लहरिया में अलग-अलग तरह के रिपोर्टिंग होते हैं। ज़्यादातर अगर मैं अपनी बात करूँ तो वैसे तो सारे मुद्दे जैसे एक न्यूज़ चैनल के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारे मुद्दे मैं कवरेज करती हूँ। लेकिन जो मेरी बीट है वो ख़ास करके राजनैतिक मुद्दों की है, जिस पर मैं उसके लिए मैं स्पेशल रिपोर्टिंग करती हूँ। और यही मेरा काम है। बाकी और सारे संस्था के अंदर बहुत सारे काम हैं, लेकिन अगर रिपोर्टिंग की बात की जाए तो ख़ासकर यही रिपोर्टिंग के मुद्दे हैं। और अगर हम बात करें इस स्टोरी की तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं ये दोबारा के लिए अभी स्टोरी हमने करी है महिला किसान के लिए, लेकिन इसके पहले भी हमने महिला किसान पर रिपोर्टिंग करी है, उनके साथ लाइव करी है, उनसे जाने हैं कि आखिरकार उनको अपने अ महिला किसान का जो एक तरह का दर्जा है, जो उनके सिर्फ़ ज़िम्मेदारी के रूप में ही समझा जाता है, तो वो कितना उसको जानती हैं? क्या उसको वो एक हक मानती हैं? क्या उसको वो चाहती हैं कि क्या कभी उनके मन में ये आया कि क्या ये उनका अधिकार है? तो इस बीच में जो सबसे बड़ी बात हमको पता चली इस स्टोरी के दौरान वो ये कि महिलाओं के नाम खेती अगर है तो उन महिलाओं के नाम है जिनके पति नहीं, विडो हैं। हुँ, तो बिल्कुल। कानूनन रूप से उनके नाम आ गई है ज़मीन। और या फिर कुछ ऐसे चाटुकार लोग, जो लोग चाहते हैं कि उनकी ज़मीन में जो रजिस्टर्ड कराने का जो खर्चा आता है, वो कम आता है अगर महिलाओं के नाम होता है, इसलिए उन्होंने महिलाओं के नाम वो ज़मीन करा दी है। तीसरा एक और कारण सबसे बड़ा जो हमको पता चला कि जिसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति होती है और एक मानक होता है सरकार के सामने पेश करने के लिए, अगर उससे ज़्यादा उसके पास ज़मीन है, तो वो क्या करते हैं कि महिलाओं के नाम भी ज़मीन करा देते हैं। तो बिल्कुल। ये 3-4 ऐसे कारण हैं कि हमको इसी दौरान पता चला कि महिलाओं के नाम अगर ज़मीन है तो इसी कारण से है। वरना अभी मैं अगर बात करूँ थोड़ा-सा हट कर के मामला है लेकिन है कहीं न कहीं मतलब जायदाद से जुड़ा ही जो सुप्रीम कोर्ट का अभी ये फैसला आया कि जो पिता की संपत्ति होगी उसमें जितना बेटों का हक है उतना बेटी का भी हक है। वो भी उतनी ही हकदार होगी। इस पूरे सवाल को हम कह रहे थे कि आप महिला किसान अपने को मानती हैं? महिलाओं ने कहा हाँ, बिल्कुल। हुँ, कैसे मानती हैं? पूरा दिन हम काम करते हैं, खेत में जाते हैं, घर के सारे काम निपटाते हैं, फिर खेत में जाते हैं। मतलब हल चलाने से लेकर के कितने में काम आपको बताऊँ, एक तरह की पूरी ज़िम्मेदारी महिलाओं की होती है। जैसे घर के काम के लिए उनको देखा गया है कि घर चलाना है तो महिलाओं की ज़िम्मेदारी है, उसी तरह से खेत की अगर फसल होनी है, वो तैयार होनी है, खेती का जो काम है वो महिलाओं की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उनके नाम देखा नहीं जाता। महिला किसान की हमने जब बात की आपके आपके नाम ज़मीन है, महिलाओं को बहुत मतलब ये सुन कर के एक अजीब-सा लग रहा था कि हमारे नाम खेती क्यों होगी हुँ, भाई जब हम हुँ, पति हैं घर में, हमारे ससुर हैं, अभी ससुर के नाम ज़मीन है, फिर वो पति के नाम आएगी, फिर वो बेटों के नाम चली जाएगी, तो हमारे नाम ये कैसा सवाल होता है भला कि हमारे नाम ज़मीन है। तो मतलब सुन कर के हमको ये लग रहा था कि महिलाओं को इतना भी मतलब नहीं पता है, अपने अधिकार के बारे में नहीं पता है और जब हम कह रहे थे कि आप महिला किसान हैं, तो बड़े हक से वो बोलती थी, उनको अच्छा लगता था ये सुन कर के कि वो महिला हुँ, किसान है। ये बात को जब हमने जैसे संगठन की बात यहाँ पे आ रही है तो बुंदेलखंड में 2 संगठन बहुत एक्टिव हैं। एक भारतीय किसान यूनियन है और दूसरा है बुंदेलखंड किसान यूनियन। ये दोनों मतलब पता नहीं दोनों किसानों से अपने जोड़ते हैं पर इनमें फ़र्क क्या है वो हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। अपने-अपने होंगे उद्देश्य जो भी हैं। लेकिन उनके भी जब हम ये बात कर रहे थे कि क्या उन्होंने इस पर प्रकाश डाला, उनको कभी लगा कि महिलाओं के नाम भी ज़मीन होना चाहिए? तो उनको भी थोड़ा ये कैसे सवाल कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रही सरकारी योजनाओं की,
जो इसके पहले भी बात आई है, तो उसमें ये है कि जब हम उन संगठनों क्योंकि महिलाओं को तो ख़ैर नहीं पता, हम ये जानना चाह रहे थे अपनी स्टोरी के ज़रिए कि आखिरकार महिलाओं को पता है, कभी चर्चा हुई है कि नहीं हुई है? हम संगठन की महिलाओं से भी बात कर रहे थे क्योंकि जब महिलाओं का जुड़ाव होता है, तो शायद ज़्यादा ही जुड़ाव होता है। तो जो संगठन की महिलाएँ हैं और जो किसान हैं, महिला किसान, उनसे हम बातचीत कर रहे थे कि आखिरकार बताइए कि जो महिलाओं के नाम ज़मीन या सरकारी जो योजना है, क्या आपको पता है? उनको भी नहीं पता कि कोई भी सरकारी योजना है और जो उनके मुख्य रूप से जो अध्यक्ष हैं, जिला कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे जब हम बात करी तो उनको भी नहीं पता है और वो कह रहे थे कि कोई योजना तो ऐसी है नहीं। हाँ, हमने जब गूगल सर्च किया और हमने जब पता किया तो हमको एक योजना के बारे में पता चला, वो है एमकेएसपी जिसको कि हम्म, महिला सशक्तिकरण योजना, यही एक हम्म, योजना, लेकिन इसका धरातल में कुछ नहीं है। यहाँ तक कि बिल्कुल। संगठन के लोग भी नहीं जानते हैं। तो मतलब कि इस स्टोरी का पूरा यही सार है कि ज़्यादातर काम महिलाएँ ही करती हैं और फिर भी उनके नाम ज़मीनें नहीं हैं और ज़मीनें हैं तो वो किस उसमें हमको ये सुन कर के बहुत अफ़सोस हो रहा था कि लोग किस तरह से सोचते हैं कि जब मजबूरी बन जाती है लोगों की, तभी महिलाओं के नाम वो ज़मीन होगी। जी। और आपने जो कहा उसमें सबसे ज़्यादा मुझे ये बात लगी कि जब आपने औरतों से खुद से पूछा कि ज़मीन आपके नाम पे क्यों नहीं है, उन्हें खुद को नहीं जैसे वो एक एहसास हुआ या एक फीलिंग नहीं आई कि हाँ, ज़मीन हमारे नाम पे भी हो सकती है, ये सोच भी शायद वो नहीं कर पा रहे। तो ये काफ़ी दुःख की बात है कि जबकि हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा मज़दूरी उस ज़मीन पे महिला किसान करती हैं। तो मेरे ख़्याल से अब हम हमारे सवालों की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन जी। हम सवालों की तरफ बढ़ें उससे पहले मैं एक फाउंडेशन या एक स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगी और मैं ये समझना चाहूँगी आप दोनों से, सुलेखा जी शायद आपसे क्योंकि आपने सिर्फ़ महिला किसानों के बारे में काफ़ी काम किया है और मीरा जी आपने कई सारी स्टोरीज़ की हैं बुंदेलखंड एरिया में महिला किसानों को लेके। तो मैं ये समझना चाहूँगी कि एक महिला किसान होता कौन है? और क्या उनको क्लासिफ़ाई करने के लिए अलग-अलग जैसे क्राइटेरिया होते हैं? मान लीजिए महिला किसान जिनकी खुद की खेती होती है, जिनके जो ज़मीन उनके नाम होती है और उसपे वो काम करती हैं, या जो वो महिला किसान जो जो अपने परिवार की ज़मीन पे बस योगदान करती हैं, या ऐसी महिला किसान जो रेंट या किराए पे ली हुई ज़मीन पे उस पे काम करती हैं। तो कौन-कौन है इस महिला किसान के डेफिनिशन में? तो सुलेखा जी आप पहले हाँ, बोलना चाहेंगे? देखिए अगर हम देखें एक महिला की दृष्टि से तो हम महिला किसान उन सभी महिलाओं को मानते हैं जो खेत में किसी भी तरीके का काम करती है। चाहे वो बटाई पे काम करती हैं, चाहे वो खेत में मज़दूर के रूप में काम करती हैं, चाहे वो खुद के खेत में काम करती हैं, चाहे वो पशुपालन का काम करती हैं, चाहे वो चारा लाने का काम करती हैं, चाहे वो लकड़ी लाने का काम करती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक-दूसरे से कनेक्ट हैं। और वो अ, एक-दूसरे से कनेक्ट हैं और वो कहीं न कहीं वो खेत में उनका योगदान होता है। तो चाहे किसी भी तरीके का, चाहे वो निराई करती हैं, चाहे गुड़ाई करती हैं, चाहे फसल को काटती हैं, चाहे फसल को पीट करके तैयार करके उसको बोरे में पैक करती हैं और उसे मंडी तक पहुँचाने का काम। खाली पुरुष तब खड़े होते हैं आकर के जब उसे ढुलाई करके मंडी में ले जाकर पैसा लेना होता है। तो जो आंकड़े भी बताते हैं, सरकार भी ये बात मानती है कि हमारी महिलाएँ जो हैं वो 70% महिलाएँ खेत में काम करती हैं। आज तो ये चलन और बढ़ता जा रहा है। जिनके पास ज़मीन है वो अपनी ज़मीन उन महिलाओं के नाम पर छोड़ के जाते हैं। नाम नहीं करते हैं, केवल उनके भरोसे छोड़ के जाते हैं कि मैं बाहर कमाने जा रहा हूँ, मैं वहाँ से पैसा भेजूँगा खेती करने के लिए और ये उसको सँभाल लेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं महिलाओं ने अपने काम के बदौलत उनको ये हौसला जीत लिया है, ये उनकी क्या नाम है सोच को जीत लिया है कि अगर मैं इनके पीछे छोड़ के जाता हूँ, तो उस खेती को कहीं न कहीं वो मुझसे ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाएँगी, लेकिन मान्यता नहीं देंगे। हमारा वही लड़ाई है कि महिलाएँ
A to Z जो भी कृषि का काम करती है वो सब महिला किसान। जी। यहाँ तक जो महिला है, क्योंकि मैं हापुड़ में काम करती हूँ, महिला किसानों के बीच में काम करती हूँ, और 200 महिला किसान हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं। वो महिलाएं जो मजदूर के रूप में काम करती हैं और लास्ट में उन खेत से जो किसान जानता है कि वो जो अनाज है जमीन में पड़ा है या मिट्टी में दबा है, फिर फसल है वो पड़ा हुआ है, वो उसे बेकार समझता है, लेकिन वही महिला चुन चुन करके उसको लाती है, चाहे उसको इकट्ठा करके जब वो लाती है, चाहे वो बेच करके अपने परिवार के लिए पैसा, उस भरण पोषण के लिए पैसा जुटाती है, चाहे उस फसल को अपने घर में बना करके या साल भर के लिए इकट्ठा करके रखती है, तो कहीं ना कहीं वो भी पैसा बचाती है उस परिवार का। उदाहरण के लिए मैंने आंखों से देखा है कि रात के समय महिलाएं उन खेतों में जाती जहां पूरी तरीके से फसल पैक हो चुकी है, वहां से वो मिट्टियों में से गेहूं इकट्ठा करती हैं, धान के फसल में धान इकट्ठा करती हैं, उसे घर पर लाती हैं। मिट्टी से अनाज से 4 गुना मिट्टी होती, उसको कितनी मेहनत के साथ उसको साफ करती हैं, फिर वो अपने परिवार के लिए 6 महीना 2 महीना जितना भी वो पूरे सीजन इकट्ठा करती हैं, तो वो भी महिला किसान है। क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ये ध्येय होता है, उसके क्या नाम है, इस सोच के तहत करती हैं कि इस फसल के या इस अनाज से, इस सब्जी से हमारे परिवार का भरण होगा, हमारे परिवार को खाद्य पदार्थ मिलेगी, और उस खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती हैं। तो हम उन सभी महिलाओं को महिला किसान कहते हैं, जो एक अनाज भी बचा के रखती है। जी बिल्कुल। और ये डेफिनेशन काफी इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि जैसे हम उनके अधिकारों के बारे में बात करें, जो हमने देखा कि लैंड ओनरशिप उनको नहीं मिलती, उनके जमीन से रिलेटेड अधिकार नहीं मिलते, उसके लिए ये डेफिनेशन अब बहुत आगे इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा सा मैं इस पर बताना चाहूंगी कि जैसे अभी मीरा जी ने बताया कि पति के मरने के बाद ही वो खेत उनके नाम होगा, तो ये बहुत शर्म की बात है कि एक महिला को अपने नाम जमीन करने के लिए अपने पति के मरने का इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि वो जमीन उसके नाम से हो जाती है, लेकिन अगर वो महिला उस जमीन को बेचना चाहे और उसका बेटा भी है, तो वो बेटा जब तक कचहरी में नहीं खड़ा होगा और हामी नहीं भरेगा, वो महिला उस जमीन को नहीं बेच सकती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरी माँ के नाम से जमीन था, लेकिन जब तक मेरे 5 भाई नहीं इकट्ठे, अगर एक भाई एब्सेंट है, तो वो माँ उस जमीन को नहीं बेच सकती थी। और ये दर्द कहीं ना कहीं मुझे बहुत क्या कहते हैं परेशान करता था कि फिर नाम क्या है जी। क्या एक महिला को जमीन नाम कर, पति के मरने के बाद जमीन नाम करने पर एक और उसे शोषण दिया जाता है। कहीं ना कहीं पुरुष का ही अनुमति मिले तभी उस जमीन को बेच सकता है। ये कैसा नाम है? फिर ऐसे नाम करने से फायदा नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा कि अभी कोर्ट ने संपत्ति में हिस्सा की बात कही है। संपत्ति में हिस्सा की बात जब तक महिला मुंह खोल के नहीं कहे, बेटी मुंह खोल के ना कहे कि मुझे संपत्ति में अधिकार चाहिए, ये कानून में भी है, तब तक उसे स्वतः नहीं मिलता है। हमारे 5 भाई है, उनको स्वतः मिल गया जमीन में हिस्सा। मैं जब तक मांगूंगी नहीं, कोर्ट में नहीं खड़ी होंगी, मुझे संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये कैसा कानून है? इस पर भी हम महिलाओं को सोचने की जरूरत है, और ऐसे कानून की बारीकियों को समाज के सामने, सरकार के सामने रखना पड़ेगा और सवाल उठाने पड़ेंगे। और स्वाभाविक है, अगर इस तरीके से तीखे सवाल उठाए जाएंगे तो सरकार को कहीं ना कहीं विवश होकर के उस कानून में संशोधन करना पड़ेगा, और बेटों की तरह स्वतः बेटियों के नाम से संपत्ति में हक हो, वो मिलेगा उसे। मैं आपकी बात से यहाँ पर थोड़ा जोड़ना चाहूंगी। ये जो संपत्ति वाली बात आई, जब हमने, क्योंकि एमपी में ये पहले से ही कुछ ऐसे नियम है कि मतलब कि ये जो यूपी में अभी लागू हुआ है, तो जब हमने वहां की महिलाओं से बात किया तो मतलब उनको ये चिंता खाई जा रही है कि उनका भाई नाराज हो जाएगा अगर वो कहेंगे, तो वो रिश्ता बनाए रखने के लिए वो कभी मुंह ही नहीं खोलेगी, कभी कहेगी भी नहीं। और नियम को देखते हुए कुछ लोग अपनी बहन से ये कहे
मतलब एक तरह से कमेंट करते हुए कि आप तुम अपना हिस्सा ले लो, लेकिन कभी इधर को आना भी नहीं। मतलब इस तरह की बात करके और इस तरह का कमेंट करके और एक तरह की जो अपने परिवार को अपने भाई के साथ जो रिश्ता है, रिलेशन है, उसके बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ महिला की ही क्यों है, बहन की क्यों है, ये भाई की क्यों नहीं हो सकती? भाई क्यों नहीं सोच सकता कि अगर मैं अपनी बहन को ये हिस्सा नहीं दूंगा तो फिर वो भी बहन से रिश्ते बिगड़ जाएंगे ना, वो क्यों नहीं सोचता? सिर्फ ये जिम्मेदारी हर तरह से जहाँ पर कि रिश्ता बनाने वाली बात है, रिश्ता बना रहे, कायम रहे, वो जिम्मेदारी महिलाओं के लिए ही क्यों है? तो ये भी है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल जी मीरा बिल्कुल। जी, मुझे लगता है कि महिलाओं को जो मोह का एक कबर ओढ़े बैठी हुई हैं, सम्मान का कबर ओढ़े बैठी हैं और रिश्ता बरकरार रखने का कबर ओढ़े बैठी, उस कबर को उतारना पड़ेगा और बेशर्म बन के अपने हक को मांगना पड़ेगा। जी अगर बिल्कुल। आप हमारे हक को लेकर खुश हैं, अगर मैं ना मांगूं तो मुझे मांगना पड़ेगा और तब पता चलता है कि रिश्ता कितना मजबूत है। बिल्कुल। तो मैं वापस लाना चाहूंगी डिस्कशन महिला किसानों पर फिर से, लेकिन बिल्कुल मैं जरूर मानती हूँ कि हमारे जो कानून है वो आगे चाहे बढ़ ही जाए, लेकिन जो सामाजिक जो सीमाएं हैं उनका बढ़ना अभी बहुत बाकी है। तो अब हम बात करेंगे खर्च की, जो महिला किसानों की जो फसल लगाने में, जो बोने में जो खर्च होता है, उसमें हम आपने वीडियो में कई महिला किसानों से पूछा था कि उनकी लागत क्या होती है। तो आप दोनों जैसे वीडियो में तो हमने देखा, एक महिला ने हमें बताया कि 7,000 तक लग जाता है, उससे ज्यादा भी लग जाता है कई बार। सिर्फ खेती करने के लिए एक महिला ने बोला उन्होंने अपने जेवर जो थे उनको गिरवी रखे थे पैसे के लिए। तो आप एक हमें एक जनरल पिक्चर दे सकते हैं कि कितनी लागत लगती है जहाँ पे महिला किसान खुद एक जमीन पर सारा काम कर रही है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि उनकी आय कितनी होती है इससे। तो अगर लागत मान लीजिए इतनी हुई तो उससे आय कितनी मिल रही है? इसमें मैं क्लियर तो नहीं बता सकती हूँ कि जो यहाँ की जमीन है बुंदेलखंड की, वो अभी परिचित है कि कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी फसल हुई, कभी नहीं हुई। तो इस तरह से क्लियर कह पाना कि कितना खर्च होता है, कितना बचा पाना होता है, ये थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, ये है कि बहुत जैसे कि आप कह रहे हैं ना, वो एक महिला ने बताया था कि वो अपने गहने गिरवी रखे, जरूरी नहीं सबके पास गहने हों, तो वो कर्ज लेकर के इधर-उधर से उसके लिए जमीन वो फसल तैयार करते हैं और उनको लगता है कि जब फसल तैयार होगी तो उससे जो ज्यादा फसल होगी उससे हम जो कर्ज लिया है उसको वापस करेंगे। तो मान लीजिए हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वो कर्ज भी, मतलब कर्ज के ऊपर कर्ज भी होता जाएगा इस तरह से। और जो वो महिला गहने वाली बात आई ना, उन्होंने कौन गिरवी छुड़ा पाए, नहीं छुड़ा पाए, इसी के कारण उनकी जो गहने को डूब गए, मतलब चले गए थे, उन्होंने चुका ही नहीं पाए, छुड़ा ही नहीं पाए वापस आकर के। तो इस तरह की स्थिति है। या फिर अगर बात की जाए कि जो सरकारी योजनाएं हैं उन पर अगर हम बात करें तो जैसे केवाईसी होता है, उसके लिए जो क्रेडिट कार्ड होता है उस पर बहुत लोग हैं कि लेते हैं और मतलब वो करने के लिए, फसल तैयार करने के लिए, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिलता है उतना, तो फिर वो उसी तरह से कर्ज में डूबते जाते हैं। मतलब वो बैंक में भी ब्याज का और भी ब्याज का और भी ब्याज बढ़ता जाता है। अभी एक उदाहरण है, हमने उस स्टोरी को अभी कवरेज नहीं किया है, सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक हाईवे निकला हुआ है, एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बहुत मतलब 6 लेन है। और किसानों की जब जमीन गई तो जो लोगों का क्रेडिट कार्ड में कर्ज पड़ा हुआ था उस बैंक ने पैसा काट करके फिर पैसा दिया हुआ। तो मतलब सरकार इतनी चालाकी से किसानों को पहले कर्जदार बनाती है और फिर उसका पैसा, मतलब उसकी जमीन ले लेती है, इस तरह से भी ले लिया। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जो
बहुत बड़े अगर किसान हैं तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम और मतलब ऐसा नहीं मैं कह सकती कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है लेकिन उसमें। और जो एक गरीब किसान है, जो एक मध्यम है, जो मतलब कि 4-5 बीघे उसके पास जमीन है, उसके लिए तो एक बड़ी समस्या हो जाती है। और या तो फिर उनके बच्चे होते हैं जो बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, वहां से काम करके जो पैसा देते हैं, या उनके पति जो भी घर के पुरुष है बाहर जाकर के कमा करके लाते हैं तो वो चुकता करते हैं। तो ये स्थिति है कि मतलब हम उतना आय की बात नहीं कर सकते। ये बुंदेलखंड में स्थिति बहुत खराब हो गई है कि छोटे किसान तो अपने लिए ही पैदा कर ले, अपने खाने के लिए ही पैदा कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। जी, बिल्कुल। और सुलेखा जी, जो लागत लगती है उसके लिए जो एक इन्वेस्टमेंट डालना होता है, तो उसके लिए जो वित्तीय होती है, जो पैसा चाहिए होता है, उसके लिए क्या ज़्यादातर जो महिला किसान होती हैं या किसान जनरली, वो क्या बैंक पे जाते हैं, या जो ऐसे स्पेशल किसानों के लिए बैंक और स्कीम होती है उनका उपयोग करते हैं, या क्या वो गाँव के साहूकार के पास जाते हैं? औपचारिक या अनौपचारिक अनौपचारिक जो फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं, किसके पास जाते हैं वो उस उधार के लिए या उस पहले इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, अभी हमने कोविड-19 के दौरान एक महिला किसानों का पूरे नेशनल लेवल पर सर्वे किया है और उसमें ये सारे पॉइंट को उठाया है कि वो कैसे ऋण लेती हैं, उसको कैसे चुकाती हैं, अपने खेत में कहाँ से पैसा लाती हैं। तो उसमें हमने ये पाया कि बहुत जैसे हम लोगों की जो बहुत सारी संगठन है, वो एसएचजी के थ्रू जुड़ी हैं। तो कुछ महिलाएं एसएचजी से पैसा लेती हैं और उसको किस्तों में जमा करती हैं। कुछ महिलाएं जैसे मीरा जी ने कहा कि जेवर देती है, जिनके पास एसएचजी में भी पैसा डालने के लिए नहीं है और उनके पास अगर पायल भी है तो वो 200 रुपए, मैंने 700 रुपए पर जेवर को रखते हुए देखा है और वो पैसा वो जेवर वो उठा चढ़ा वो ले नहीं पाती वापस और चला जाता है। तीसरा हमने देखा है कि बैंक से लोन लेती है, बैंक से लोन लेती हैं और वो जो फाइनेंस कंपनियां होती हैं, वैसे तो लोन जो है किसानी लोन जो है वो क्या ना किसान को ही मिलता है जिसका क्रेडिट कार्ड होता है, महिला किसान को तो नहीं मिलता। लेकिन फाइनेंस कंपनियां उनको लोन देती हैं और वो किसी और के थ्रू देती है, लेकिन वो किसान अपने खेत में लगा देती हैं। तो वो कहीं ना कहीं देखिए कितना मतलब सहजता से महिलाओं पर भार पड़ रहा है। अगर उसे खेत के लिए चाहिए लोन तो उसका कहीं ना कहीं जेवर जाता है, उसका एसएचजी पर दबाव पड़ता है कि एसएचजी से लेकर आओ। तीसरा फाइनेंस कंपनियों के थ्रू, और फाइनेंस कंपनियां बहुत गलत ढंग से उनकी वसूली करती है। तो वहां महिला आर्थिक रूप से भी शोषण का शिकार होती है और मानसिक रूप से भी शोषण का शिकार होती है और दूसरा परिवार के दबाव में भी रहती है। तो फसल अगर अच्छा हो गया तो रेट मिल गया तब भी उस ऋण का वो एक हिस्सा 2 हिस्सा चुका देती है, क्योंकि जब पैसा रिटर्न आता है फसल बिक करके तो वो छोटे छोटे रकम में इधर उधर भी खर्च हो जाते हैं और वो लोन जो होता है वो महिला के नाम पर पड़ा रहता है। तो वो उसका दबाव महिला कंटिन्यू झेलती है। तो और बात कही है जब उसे मान्यता देने की तो परिवार भी उसे मान्यता नहीं देता। कितना मतलब खेल है कि पैसा वो खेत के लिए लाए, लेकिन जब मान्यता की तुम महिला किसान हो तो नहीं हो। तो ये चीजें हम महिलाओं को ही देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, हमें भी हम ही को इसे हल करना पड़ता है। तो अभी जो हमने सर्वे के दौरान देखा तो एक महिला ने उदाहरण के लिए दिया कि गाजर बोने में उसके 11,000 रुपए खर्च हुए, ठीक है, और ये खर्चा कम से कम 20-21 हजार तक जाएगा और वो गाजर अगर लास्ट मोमेंट तक 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपए किलो बिक गया तो उसकी लागत उसे नहीं मिले। मार्केट तक ले जाना, उसकी तुड़ाई, उसकी गुड़ाई, उसकी नराई और फिर मार्केट तक पहुंचाना, उसका किराया भाड़ा, वो सब लेकर के उसको वो पैसा नहीं मिलता है। कह रही थी बहुत ज्यादा 30,000 मिलेगा, अगर हमने 21,000 खर्च किया है तो 30,000 मिलेगा और वो 30,000 में 10,000 हमने मजदूरी खर्च कर दी।
गाजर की खुदाई में खर्च कर दी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर सरकार इन महिला किसानों को या महिला किसानों को कुछ सब्सिडी, कुछ योजनाएं, मजबूत योजनाओं के साथ नहीं उतरेगा, तो ये चक्र इसी तरीके से चलता रहेगा और महिलाएं कहीं ना कहीं वो लोन में और दबाव में और मानसिक तनाव में रहेंगी और वो उनके जीवन का हिस्सा बनेगा। तो अभी इन्होंने योजनाओं की बात करी, तो महिलाएं अपना और बेहतर ढंग से खेत में समय दे सकें, उनके काम की मान्यता हो, पहचान हो, साथ ही योजनाओं का लाभ उन महिलाओं को मिले अगर आप उसे महिला किसान मानते हैं। उनके ऋण की वापसी की जाए, जिससे अनाज बेच करके या फसल बेच करके जो क्या नाम है रेट आए, उस रेट का वो आगे खेती कर सके। तो इस तरीके का। और अगर हम इनकी आय की बात करें तो हम जानते हैं कि आय तभी आती है जब फसल को काटा जाता है, उसे बेचा जाता है। जी बिल्कुल, और ये भी तब अगर फसल अच्छी हुई हो तब। हाँ। लेकिन ये भी जो समय होता है, ये साल में 2 बार या 3 बार जिस हिसाब से बोया जाए उतनी बार ही आता है। तो जब ये आय सिर्फ साल में कुछ टाइम पे आती है, तो अगले समय तक वो कैसे मतलब मैनेज करती हैं अपनी आजीविका को? अभी कल ही मैं महिला किसान से बात कर रही थी, तो उस महिला किसान ने बोला कि इस फसल से तो आएगा पैसा, लेकिन हम अगली फसल की तैयारी करेंगे, तो इस जैसे धान कटा है तो धान को हम रख नहीं सकते क्योंकि धान का रेट सरकार ने इस बार दिया ही नहीं, मिट्टी के भाव गए हैं। तो वो धान को, तो हमने कहा अगर उस धान को आप रख लीजिए और जब चावल महंगा बिके तब उस धान का चावल बना के बेचिए। तो उसने कहा कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, अगली फसल तो हम उस धान को बेच के करेंगे ना, तो हमें मिट्टी के भाव ही करना पड़ेगा। तो जब ये स्थितियां तब तक कायम रहेंगी जब तक फसल का उचित दाम नहीं मिलेगा। कम से कम लागत और कुछ लाभ दोनों को मिला करके सरकार मिनिमम प्राइस उसका तय करे और किसान की संतुष्टि के अनुसार करे, तभी वो संभव होगा। जी मीरा जी, आप बताइए। बहुत सारी चीजें हैं जो आप बोल रहे हैं, उसमें मुझे थोड़ा ये ऐड करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ तो उन्हीं किसानों को मिलेगा जो रजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उन किसानों को लाभ नहीं मिलेगा सरकारी, और रजिस्टर्ड कौन होगा? जिसके जमीन होगी। तो जमीन नहीं है तो वो रजिस्टर्ड कैसे होंगी? ये। और दूसरी बात ये, जहाँ बेचने वाली बात है, हमने बहुत ऐसी स्टोरियां करी हैं कि किसानों ने इस साल धान बेचा है, उसका 2 साल 3 साल हो गया, अब तक पैसा नहीं मिला हुआ है। वो करेंगे, वो इंतजार करते हैं क्योंकि ये प्रोसेस काफी लंबा होता है कि उन्होंने सरकारी में बेचा, फिर उनके लिए ऑनलाइन किया, जाने क्या बहुत सारी चीजें हैं। तो तुरंत पैसा नहीं मिलता। ये कोई दुकान नहीं है कि आप जाकर के सीधे जाकर के और ले लिए पैसे, या फिर आप प्राइवेट में बेच दो, जितना भी बेच दो वो कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आपने सरकारी में बेचा तो आपको पैसा तुरंत नहीं मिलने वाला। उसके लिए आपको करना पड़ेगा। आपकी एक फसल के टाइम नहीं, चाहे 4 फसल के टाइम निकल जाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मतलब किसान होते हैं जो बगैर पैसे के लिए इंतजार करते रहे, वेट करते रहते हैं, या फिर वो अपनी फसल उगा ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल। और जो सिर्फ महिला किसानों की अगर बात करें तो जब तक उनकी आय नहीं आती तो बीच में जो उनके अलग-अलग जो खर्चे होते हैं, शायद घर के लिए कुछ खर्चे हों, और मैं ऐसे किसानों की बात कर रही हूँ जिनके शायद बड़े परिवार ना हो, या जिनके शायद पति या फादर इन लॉ ना हो, तो वो कैसे मैनेज करते हैं अपनी रोज की जो जरूरतें होती हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं? क्या जो एक बार जो आय आती है, अगर आती है, तो क्या वो काफी होती है अगली बार तक के लिए? देखिए, जो हमने देखा है, जो छोटे किसान महिलाएं हैं, जैसे 10 बीघा जमीन तक, 2 से 10 बीघा के बीच में ही मैं काम करती हूँ, सीमांत महिला किसानों के बीच में। तो उनको मैंने देखा है, तो वो पशुपालन के माध्यम से दूध बेच करके, उपले बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। और साथ में उन पैसों, वो जो
उन पैसों का को कहीं एसएचजी वगैरह में लगा देती हैं और फिर उस पैसे को फिर फसल में करती हैं। लेकिन तब भी उनका ये काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी काम को लेकर के हम लोग का जो मतलब महिला किसानों को के बीच में हमारा काम है कि एक तो जो अभी मीरा जी ने कहा कि जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उनको कैसे लोन मिलेगा? लोन ही नहीं मिल सकता। जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो नहीं ले सकता। तो हमारा यही अभियान है कि जो महिला, एक तो अगर आप मानते हैं कि 70% महिलाएं खेत में काम करती हैं, तो उनमें कम से कम 33% महिलाओं को जो एक महिला किसान के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेती हैं, कुशल हैं, चाहे वो क्या नाम है, तकनीकी रूप से कुशल हैं, चाहे वो खाद्य को रखने और पैक करने और बेचने में कुशल हैं, उनको महिला किसान का दर्जा देते हुए उनको भी क्रेडिट कार्ड मुहैया कराया जाए। उनके नाम से जमीन, उस परिवार का कुछ हिस्सा जमीन उनके नाम से किया जाए, तो शायद कल वो महिलाएं भी उस, जैसे मान लीजिए 40 बीघा खेत, वो 20 बीघा खेत एक महिला के परिवार में, उसमें अगर 5 बीघा खेत भी उस महिला के नाम से हो जाएगा, तो उसके नाम से क्रेडिट कार्ड मिलेगा, उसके नाम से सरकारी योजनाएं सुविधाएं मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं उस परिवार में 2 पार्ट होगा जो उस किसान योजनाओं का लाभ उठा पाएगा। उससे उस महिला को हिम्मत मिलेगी, उस महिला को अपने अंदर भी एहसास होगा, हाँ मैं महिला किसान हूँ। तो ये अगर इस तरीके से सरकार अपने उन महिला किसानों को मान्यता देते हुए उनको उनके नाम से जमीन करवाना या एक योजना चलाना कि अगर कोई भी किसान अपनी पत्नी या अपनी बेटी के नाम से खेत करता है तो उसको ये रिवार्ड मिलेगा, इस तरीके से चीजें करें तो शायद हम इन समस्याओं को धीरे धीरे हल कर सकते हैं और महिलाओं की अपनी एक अपने अंदर एक आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही। जी बिल्कुल। हाँ, इसी सवाल पे मैं भी कहना चाहूंगी कि जो इस स्टोरी के दौरान हमने एक ऐसी महिला से इंटरव्यू किया जिसकी 5 बीघे खेती है, मतलब खेत है, उसका पति नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे। अब वो खेती तो करती है, लेकिन जो बीच का जो समय है, वो जो खर्चे हैं वो कैसे चलाए। जब हमने इस पर उनसे बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि अब वो मजदूरी कर लेती हैं, मनरेगा है या उसमें कर लिया, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है कि पैसा समय से नहीं मिल रहा है, या फिर किसी के घर को, जो यहाँ के बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके घरों में जाकर के कुछ काम कर दिया, जो भी वो काम कराए, मिट्टी लगाने का काम या जो भी बहुत सारे काम है, तो वो कर दिया, तो उससे मिल गया कुछ। खाना ही पैसे मिले तो कुछ चीजें, अनाज या खाने पीने की चीजें या कपड़े ही दे दिए, तो वो भी चल गया उनका। तो इस तरह से वो महिलाएं अपना बीच का चलाती हैं। वैसे गांव में ऐसा कोई रोजगार तो नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि थोड़ा मायके के लोग भी हेल्प कर देते हैं, उनकी माँ हेल्प कर देती है, उनके पापा हैं वो हेल्प कर देते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे उनका गुजारा चलता है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो थोड़ा हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं मीरा जी की बात से ही थोड़ा जोड़ के बताऊंगी कि क्योंकि ये माँ ने मदद कर दिया या उन्होंने अपनी मेहनत से लोगों के घर में काम करके अपना गुजारा कर लिया, ये जो एक सिंपैथी वाला आचरण है या व्यवहार है, उस पर भी हमें काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर सरकार महिला, अभी सरकार का आंकड़ा है कि महिलाओं का काम का जो क्या कहते हैं क्रम है वो घट रहा है, काम में महिलाओं की भागीदारी का ग्राफ गिर रहा है। लेकिन अगर हम माने तो महिलाओं पर बहुत चौतरफा दबाव है। वो घर का भी काम करती हैं, वो खेत का भी काम करती हैं, वो पशुओं का भी काम करती हैं, वो चारा भी लाती हैं, वो क्या कहते हैं चारा भी लाती हैं, साथ में अन्य जगह मजदूरी के रूप में भी काम करती हैं। अगर देखा जाए तो काम से लदी हुई हैं, लेकिन
उस काम की गिनती कहीं भी उनके ना तो सरकार के खाते में होता है, ना उनके परिवार के खाते में उस काम को दर्ज किया जाता है। तो जी, उसका हमारा मानना है कि सबसे पहले वो महिला खुद अपने काम को दर्ज करे कि ये काम मैंने किया। जी, दूसरा, परिवार को भी एक एहसास दिलाए कि ये काम मैंने किया, अगर ये काम नहीं करते तो ये कैसे होता। तीसरी बात, सरकार को भी अपने काम को लेकर हर महिला को हिसाब देना होगा कि आप हमारे काम की भागीदारी का क्रम कैसे घटते हुए दिखा रहे हैं, जबकि हमारे काम का स्तर नहीं, पानी लाना हो, पर्यावरण का ध्यान रखना हो, और क्या कहते हैं, चारा का हो, जंगल से काम हो, लकड़ी लाना हो, उपला पाथना हो, दूध निकालना हो, दूध को बेचना हो, ये सारे काम महिलाएं करती, लेकिन उनकी गिनती नहीं होती। तो एक तो जी, उनके काम को दर्जा देते हुए उनको उस क्रम सूची में हाईलाइट करना और उनको मान्यता जी, देना। दूसरी बात है कि अ, ये जो योजनाएं हैं, अभी मैंने कल जब आपका आया तो मैंने योजनाओं को भी खंगाला। जितनी योजनाएं महिला किसानों के नाम पर दिया गया है, वो कहीं जमीन पर योजना नहीं है। हमने ये भी गूगल पर ही सर्च करना चाहा कि कौन-कौन सी महिला किसान से संबंधित योजनाएं हैं और उस योजनाओं को कहाँ तक किसान इम्प्लीमेंट कर पाई। अगर उसे छोटी सी कहीं खबर भी मिल जाए तो शायद बहस के लिए मेरा एक अच्छा मुद्दा होगा। वो जी, हमारे लिए एक मुद्दा भी नहीं निकल पाया, एक लाइन की खबर भी नहीं निकल पाई। और उसमें गोल मोल करके जैसे सरकार बात करती है ना, क्या जी, जनधन योजना, जनधन योजना केवल महिला किसानों के लिए नहीं है, वो तो आम महिला जी, के लिए है। बिल्कुल। अ, दूसरी, क्या कहते हैं, वो राशन व्यवस्था, सबका सबके नाम पर राशन, चाहे कार्ड हो चाहे ना हो, जी, वन नेशन राशन व्यवस्था, वो कि महिला किसानों के नाम नहीं है। वो महिला किसान अपने घर में उतना राशन इकट्ठा कर लेती है, भले उसे खेत से बीन के लाना पड़े। जी, तो वो जो उस महिला के नाम पर नहीं है, वो भी आपने महिला किसानों के स्कीम में डाल दिया है। दूसरी जी, बात है कि अगर आप महिला किसान दिवस मना रहे हैं, लेकिन किसान दिवस के लिए आपके पास ऐसी क्या चीजें हैं कि महिला किसानों को उत्साहित कर सकें, प्रोत्साहित कर सकें, और वो उतनी मजबूती के साथ खेत में खड़ी होके कह सके कि हाँ, हम भी किसान हैं। जी, बिल्कुल। उसके लिए सरकार ने क्या किया है? ये हमें बहुत बड़े लेवल पर बहुत मजबूती के साथ जी, कहना होगा, हाँ, हम भी किसान हैं। जी, तभी कहीं न कहीं सरकार इस चीज़ को सुनेगी, क्योंकि महिलाओं ने जब चीखना शुरू किया है ना, तब कहीं न कहीं हमारी आवाज़ धीरे-धीरे लोगों के कान में जाने लगी है। तो इसको भी हमें स्थापित करना पड़ेगा। जी, और दूसरा, जो पंचायती राज का ज़मीन है, अभी हमने इस पे भी काम करने की कोशिश की, और हापुड़ में अभी महिला किसान दिवस मना रहे थे, तो हमने उसमें एक मांग पत्र, मकाम के तहत हमने एक मांग उठाई कि जितने भी पंचायती राज की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, वो लीज़ पर उन महिलाओं को दिया जाए जिनके नाम से ज़मीन नहीं है, लेकिन वो महिला किसान है। वो खेत में जी, मज़दूरी करती है, उसे किसानी आती है, वो ज़मीन दिया जाए। तो इस पर इतना ज़्यादा तनाव हो गया उस गाँव में, क्योंकि उन ज़मीनों पर अच्छे पैसे वाले, अच्छे ज़मीन का ज़मीन रखने वाले लोगों का कब्ज़ा है, प्रधान का कब्ज़ा है। जी, तो बिल्कुल। सबसे पहले हमें ये भी डिमांड उठाना पड़ेगा कि जितनी भी महिला पंचायत की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, जो पट्टे पर दी जाती है सरकार द्वारा, वो उन महिला किसानों को दी जाए जो एकल हैं, जो महिला किसान हैं, और जो उसको उस ज़मीन पर खेती करके एक बेहतर आजीविका का साधन बना सकती हैं, उनको दिया जी, जाए। तब हम बिल्कुल। किसी को महिला किसान का दर्जा देने के लिए, तब हम मानेंगे, हाँ, सरकार वास्तव में महिला किसान को दर्जा देने की बात कर रही है, या जी, महिला किसान की बात कर रही है। जी।
तो सुलेखा जी, एक आपने इंटरेस्टिंग चीज ये कही कि जब आपने योजनाओं को देखा और आपने गूगल किया तो आपने पाया कि ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है जो ऑन ग्राउंड एक्चुअली चल रही है अभी। क्या ये बात सही है? और उससे रिलेटेड एक और सवाल ये है कि मीरा जी, हमने वीडियो में देखा कि एक स्कीम बार बार आ रही थी, जो किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत उनको 6,000 रुपए मिलते हैं 2-2 हजार की किश्तों में। लेकिन वो भी तभी मिलते हैं अगर जैसे सिर्फ महिला किसान हो, अगर उनके हस्बैंड या फादर जो ऑलरेडी हैं उस फैमिली में, तब वो पैसे उनके पास जाते हैं, तब महिला किसान के पास नहीं आते। तो मेरे से 2 सवाल होंगे। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना, या जो हम एक और जानते हैं, सॉरी एक मिनट, जो कि महिला किसान सशक्ति परियोजना, ऐसी जो महिला किसानों के लिए लक्षित जो योजनाएं हैं, वो ऑन ग्राउंड कितनी इफेक्टिव है, वो ऑन ग्राउंड कितना मदद कर पा रही हैं जो समस्याएं अभी तक हमने डिस्कस की उनके लिए। तो सुलेखा जी, पहले आपसे शुरू करते हैं, फिर मीरा जी आप हमें सम्मान निधि योजना के बारे में थोड़ा बताइएगा जो आपने देखा कहानी में। देखिए, इसमें जो योजनाएं हैं, कल मैंने सर्च किया, वैसे तो महिला किसानों को पता ही नहीं है। जो कल हमने मीरा जी की वीडियो में भी आया है कि महिला किसान को पता ही नहीं कि उनका उनसे संबंधित कोई योजनाएं भी हैं। हम महिला किसान पर इतना काम करते हैं, लेकिन हमें भी यही 2 योजनाओं का पता है। महिला किसान सशक्तिकरण योजना, उसमें यह है कि फला-फला पद पे महिलाओं को तैनात किया जाएगा। हमारा मानना है कि महिलाओं को तैनात करना सशक्तिकरण का केवल वही हिस्सा नहीं है, बल्कि जो तैनात है वो कितना महिलाओं के मुद्दों को लेकर के अपने उन महिला किसानों तक पहुंच बनाएगा, उन महिला किसानों को ऊपर उठा पाएगा, उनका स्थान दे पाएगा। कितनी महिला किसानों को वो क्या नाम है, महिला 70% काम करती है और जब बोरी बन के तैयार होता है तो उसे किसान उठा के बेचने चलता है। कितनी महिला किसानों को मंडियों में क्या कहते हैं, जो कौन सी समिति होती है, मार्केटिंग कमेटी होती है, तो मार्केटिंग कमेटी का हिस्सा बनाएगा। कितनी महिलाओं को मंडी में जगह देगा कि वो अपने फसल का रेट खुद तय कर सके। अगर ये सारी चीजें आपकी योजनाएं में होती कि महिला किसान अपनी फसल को लेकर के उस मंडी में, उसके लिए एक जगह बनेगा जहां मंडी में पहुंचकर महिला किसान अपने फसल को बेच सके और उचित दाम लगा सके उसको। केवल वो मजदूर के रूप में खेत में काम करने के लिए महिला किसान नहीं है, बल्कि कमेटियों में शामिल किया जाए। उनके क्या नाम है, जो प्रशिक्षण होते हैं, मैंने देखा है किसानों के जब प्रशिक्षण होते हैं तो महिला किसानों को दर्जा ही नहीं दिया जाता। मैं एक उदाहरण के रूप में बताऊं कि मैंने महिला किसानों को बीज शोधन की ट्रेनिंग दी। एक महिला का पति थोड़ा कहीं चला गया था काम से, जब वो वापस आया तो उसकी पत्नी जो है वो बीज शोधन कर रही थी। उसने पूछा कि ये क्या कर रही हो तुम? करीब बीज शोधन कर रही हो इस तरीके से। उसने तरीका पूछा तो कह रहे मैं महिला किसान की ट्रेनिंग में गई थी, क्योंकि उनको टेक्निकल रूप से मजबूत किया जा रहा है। जब उनको टेक्निकल जानकारी होगी तो वो पति के अनुपस्थिति में भी उस काम को कर सकती हैं। तो उसके पति ने कहा कि अच्छा, तो तुम अब बीज शोधन करने भी लगी? और ये कमेंट भी था, लेकिन उसे अच्छा लगा। उसने कहा कहीं ना कहीं उस काम को तुमने बहुत बेहतर ढंग से किया, जो मैं केवल एक खाना पूरी करता। ठीक है, तो हमारा मानना है कि योजनाओं में महिला किसानों को टेक्निकल बनाया जाए, उन्हें तकनीक से जानकारी दी जाए, उन्हें मार्केटिंग कमेटी में बैठाया जाए, उन्हें मंडियों में उनको जगह दिया जाए, उन्हें जो फसल बेचा जाए उस फसल पर उनका अधिकार हो। क्या फसल बेचना है, वो क्या फसल बोना है, उसका निर्णय वो कर सके। ठीक है, तो निर्णायक भूमिका में भी महिलाओं को लाया जाए। जी, और जब आपने तक अभी जो कहा निर्णायक कि भूमिका में महिलाएं नहीं आएंगी। जी बिल्कुल। और आप अभी कह रहे थे कि एक बात तो है कि जो स्कीम है वो चल रही है, नहीं चल रही है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि कई महिलाओं को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई स्कीम है, ऐसा कोई लाभ है जो उनको मिल सकता है।
तो आप क्या हमें बता पाएंगे कि सरकार ने अपनी तरफ से कितनी पहल की है और उन स्कीमों का कितना प्रचार किया है? और क्या आप बता पाएंगे कि जो स्कीमें चल रही हैं, उसमें कितनी महिलाओं को इन स्कीमों का फ़ायदा मिल पाया है? देखो, मुझे नहीं उतना मालूम है, मैं साफ कह रही हूँ। और फिर मैंने इसीलिए गूगल सर्च करना चाहा, लेकिन गूगल पर भी हमें एक खबर नहीं मिली उससे रिलेटेड। तीसरी बात ये है कि इस योजना के तहत ऐसे-ऐसे चीजें दी गई है। खाद्य सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी। अरे भाई, खाद्य सुरक्षा तो महिला खुद करती है। उसका 24 घंटा यही एक चिंता रहती है कि कल मैं अपने घर में क्या बनाऊँ? तो खाद्य सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो जाएगा। जी, तो जी, जब बिल्कुल। मैंने योजनाओं को जब मैं पढ़ रही थी, तो उसमें बहुत सारी योजनाएँ आई थी कि खाद्य हुँ, सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। और तमाम वो जो बीज केंद्र खुले जाएँगे, वहाँ महिलाओं को दिया जाएगा, जगह दिया जाएगा। 2 महिलाएँ, 1 महिलाएँ वहाँ पर क्या कहते हैं, उस बीज केंद्र पर बैठेंगी। बैठाना नहीं, बल्कि बीज की जानकारी जितना महिलाएँ रखती हैं। कल मैं एक महिला से मिली, उसने अपने पास इतने बीज इकट्ठा किया था, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई। जितनी जी, जानकारी थी, उस जानकारी को अगर कहीं न कहीं एक वीडियो के माध्यम से किसी भी तरीके से उस महिला का प्रचार-प्रसार किया जाता। सरकार, क्योंकि प्रधान को पता है कौन-सी महिला कौन-सी योग्यता रखती है उस गाँव में। प्रधान के थ्रू ही उस महिलाओं को अगर एक प्रचार-प्रसार में लाया जाता कि ये महिला किसान इस काम को करने में उसकी काबिलियत को देखते हुए अगर प्रेज़ेंट किया जाता, तो वो स्कीम होता। जी, कहीं न कहीं बिल्कुल। आपकी सोच वहाँ दिखती। तो स्कीम में हमें खाली पद देना से नहीं, वो हमें केवल पद दिखाई दिया। जी, और महिला सशक्तिकरण का नारा एक बार जब उन्होंने दे दिया 2019 में, और महिला दिवस मनाने लगे, इस बार तो हमने कहीं सरकारी ढांचे में महिला दिवस मनाते हुए नहीं देखा। हमारी महिला संगठनों ने मनाया, हमारी महिला किसानों ने मनाया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई महिला दिवस नहीं घोषित किया गया। नहीं मनाया गया कोई ऐसा कार्यक्रम। एक नारी मिशन करके कुछ जीविका मिशन कुछ किया गया, लेकिन उसमें क्या किया गया वही नहीं क्लियर था, वो क्या चाहते हैं। उसमें जी, सुरक्षा आ बिल्कुल। गया, सम्मान आ गया। तो महिला किसान कहाँ है? आप महिला हुँ, किसान दिवस अगर घोषित कर रहे हैं, तो महिला किसान दिवस पर अगर महिलाओं ने एक अच्छा फसल तैयार किया, तो उस फसल पर उसको एक सम्मान देते। या किसी महिला ने बहुत एक अच्छा टेक्निकल जानकारी रखती है, वो करके दिखाती है, तो उसको आप एक सम्मान देते। तो जी, महिला बिल्कुल। किसानों को सम्मान देते, उसके काम को अगर आप प्रेज़ेंट करते, तो शायद हमें लगता है कि हाँ, आप महिला किसान दिवस को जी, प्राथमिकता देते बिल्कुल। हो। और मीरा जी, आपने जो कहानी में हमने देखा, एक जो स्कीम बार-बार आ रही थी, वो थी सम्मान निधि योजना। तो उसके बारे में हमें ज़रा बताएँ कि ये योजना सिर्फ़ महिला किसानों के लिए तो है नहीं, ये किसान परिवारों के लिए है। किसान तो परिवार। उस आधार पे महिला किसान यहाँ पे वो कैसी चुनौती फेस करती हैं, जब ये स्कीम से उनको अगर बेनिफिट्स या लाभ मिलने होते हैं तो? प्रधानमंत्री किसान सम्मान है, उसके थ्रू जो उसके तहत जो 3 किस्तों में पैसा मिलता है, पूरे साल भर के 6,000 रुपए होते हैं। और ये महिला किसान के लिए नहीं, ये किसानों के लिए है। तो हुँ, मैंने पहले ये बताया था कि सरकारी योजना का लाभ तो उन्हीं को मिलेगा जो किसान रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्टर्ड वही किसान होंगे जिनके नाम ज़मीन होगी। तो महिलाओं के नाम ज़मीन नहीं है, तो इस योजना का लाभ महिलाओं को कहाँ से मिल जाएगा? मिल ही नहीं सकता है। बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर हम टेक्निकल प्रॉब्लम, मतलब ये जो योजना है इसका लाभ लेने की अगर बात की जाए कि आप वो कैसे ले पा रहे हैं, हम महिला को थोड़ा-सा जो करें, तो उसमें ये है कि जो किसान हैं, उनको इस योजना का लाभ लेने के लिए कितनी बारी बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हुँ, बार-बार बैंक जाते हैं और मतलब कई बारी बैंक अधिकारी लोग ये कह देते हैं अभी नहीं आया है, या कई बारी जी, उन्हें जानकारी ही नहीं देते हैं। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर भी। जी। हेलो? हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ आ रही है।
इससे हम महिलाओं को नहीं जोड़ पा रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि क्योंकि इतना ज़्यादा लोग जान रहे हैं किसान इसको, क्योंकि 6,000 रुपए मिल रहा है तो लोग जान रहे हैं कि, और ये कोई नई बात नहीं है। पहले से भी किसानों को जो पैसा आता था राहत के नाम पे, सूखा राहत के नाम पे, इस तरह से पैसा आता है तो लोग जानते थे उसको। किसान निधि से बहुत लोग बोलते हैं और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जो सूखा राहत का पैसा मिलता है तो वो लाभ मिल रहा है, लेकिन महिलाओं के लिए लाभ बिल्कुल नहीं। महिलाओं के नाम जमीन नहीं, महिलाएं किसान नहीं है, तो उनको कहाँ से मिल जाएगा ये जी। योजना का लाभ? तो अब मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि जो पुरुष किसान है, जो उसी सामान्य बेसिस पे है कि मान लीजिए उनके खुद के नाम पे शायद जमीन ना हो, लेकिन क्योंकि वे पुरुष हैं, क्या उस बेसिस पे जो महिला किसान है उनको क्या ज्यादा चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं गांव में, सामाजिक तरह से, या जैसे आपने बोला अलग तरह के शोषण भी होते हैं, तो क्या उनको ये अलग अलग समस्याएं गांव में अपने समुदाय में फेस करनी पड़ती हैं, और क्या उनके लिए कोई ऐसे प्रोटेक्शंस हैं कि अगर उनको ऐसी समस्याएं, ऐसी चुनौतियां आए तो वो उनके साथ खुद से मतलब आत्मनिर्भर होके उनके साथ मतलब उनको सॉल्व कर पाए? तो पहले सुलेखा जी प्लीज आप बताएं, फिर मीरा जी। देखिए, ये चुनौतियां जब आएंगी, जब महिलाएं बराबर में खड़ी होकर कहेंगी मैं महिला किसान। अभी तो वो स्थिति नहीं आई, लेकिन मकाम के तहत हम जो 8-9 राज्य ऐसे हैं, जैसे गुजरात है, केरल है और आंध्रा है, तमिलनाडु है, इन इस स्थानों पर जो महिलाएं अपने आप को महिला किसान के रूप में उभर कर सामने ला रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं, एफपीओ बना रही हैं, उस एफपीओ को खुद संचालन कर रही है, वहां पर उनको फेस करना पड़ता है। वहां पर सबसे पहले तो वो जो सरकारी तंत्र होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो खुद सुनने को तैयार नहीं कि महिला भी किसान हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमारे जो सरकारी तंत्र हैं, सरकार है, समाज है, पुरुष किसान है, उनको उनकी मानसिकता को बहुत ज्यादा मानसिकता चेंज करने की जरूरत है और एक जेंडर आधारित नजरिए से देखने की जरूरत है कि जहां महिलाएं जैसे हर क्षेत्र में अपने आप को हर पुरुष के बराबर में खड़ा कर चुकी हैं कि हम जो तुम कर सकते हो हम कर सकते हैं, वैसे ही महिलाओं को भी आज हम भी महिला किसान हैं स्थापित करना पड़ेगा। और जहां स्थापित करें वहां चुनौतियां हैं, लेकिन जब वो करके दिखाती है, अभी हमारा एक नेशनल वर्कशॉप हुआ था, उसमें महिलाओं ने अपनी चुनौतियों को रखा कि कई बार उनकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन जब उस बात को पूरी दृढ़ता के साथ रखती हैं और बिना किसी क्या नाम है परेशानी के रखती हैं, मतलब उनका मनोबल नहीं गिरता है, उतनी मजबूती के साथ रखती हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो तत्व है, जो वो मानसिकता है, एक क्या नहीं महिला किसान हो ही नहीं सकती, उस धारणा को तोड़ने में कामयाब हुई हैं और वो स्टेट लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। साउथ में बहुत बड़ा काम हो रहा मकाम के तहत, मतलब तमिलनाडु, केरल और गुजरात और आंध्रा, इन सब में बहुत ही मजबूती के साथ महिलाएं, और हमें कहीं ना कहीं उसी मजबूती, उसी महिलाओं को सीखते हुए यूपी में भी करने की जरूरत है। यूपी में टाइम लगेगा, लेकिन देर है अंधेर नहीं है। जी, मीरा जी आप हमें बताएं, आपको क्या लगा कि महिला किसानों को पुरुष किसानों के तहत कैसी चुनौतियां अलग से देखनी पड़ती हैं? जहाँ तक अगर किसानों की चुनौतियों की बात की जाए तो एक बड़ा मुद्दा रहा है बुंदेलखंड के लिए, यूपी के लिए, कि जो सा लाभ है वो किसानों तक मतलब कि एक पहुंच और सोर्स की बात होती है। बहुत सारे किसान हैं जिनकी पहुंच है अधिकारियों तक, पावरफुल लोग हैं, सोर्स वाले लोग हैं, वो लोग जरूर उसका लाभ उठा ले रहे हैं और 100% लाभ उठा ले रहे हैं। लेकिन जो किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जागरूकता नहीं है, सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ी कमी है कि जागरूकता के नाम पे पैसे तो खर्च करती है, लेकिन वो पैसा कहाँ पर खर्च होता है, किस तरह का वो धरातल अगर जागरूकता फैलाए किसानों के बीच में। और ऐसी भी बात नहीं, हमने मीटिंग्स देखे हैं
जैसे महीने में एक मीटिंग होती है, डीएम के माध्यम से मीटिंग होती है और उसमें किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, कहा जाता है कि किसान दिवस। उसमें बाकायदा किसानों की बैठक होती है और डीएम योजना के बारे में बताते हैं, लेकिन कौन लोग शामिल होते हैं उसमें? उसमें वही लोग शामिल होते हैं जिनकी पहुँच है, जो लोग जिले तक आ सकते हैं पैसा खर्च करके, जो राजनीतिक लोग हैं, वो लोग शामिल होते हैं, जो संगठन के यूनियन के लोग हैं, वो शामिल होते हैं। तो तो ये चुनौती तो एक बड़ा मुद्दा किसानों के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जब पुरुष नहीं ले पा रहे हैं, आप समझिए, जब पुरुष नहीं ले पा रहे हैं, तो महिलाएँ कहाँ से ले पाएँगी? उनको जब योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, उनको अपने हक के बारे में जानकारी नहीं है, उनको मतलब ये फीलिंग नहीं है कि काम वो करती हैं तो उसका दर्जा भी होना चाहिए, उनके नाम भी ज़मीन होना चाहिए, तो फिर अब किस तरह की बात की जाए? मैं ये ग्रामीण ज़ीरो लेवल की बात कर रही हूँ, कि ऐसी स्थिति है। मैं नहीं कहती हूँ कि वो जो कस्बे स्तर के जो पावरफुल लोग हैं, जो बड़े किसान लोग हैं, जिनका सोर्स है, जिनका प्रशासन के साथ जुड़ाव है, मैं उनकी बात नहीं। तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनकी प्रशासन के साथ जुड़ाव है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, उन किसानों की बात कर रही हूँ जो ग्रामीण में हैं और जो शहर से बहुत दूर हैं, बहुत आउट इलाके में लोग हैं, किसान हैं और वो भी महिला किसान हैं, तो उनको इन योजनाओं का लाभ और ये सारे जिन पर हम इतनी बड़ी अभी तक में चर्चा कर रहे हैं, जो हमारी स्टोरी का कवरेज है, उन सब से वो लोग बहुत दूर हैं। और अगर मैं बात करूँ थोड़ा-सा मैं सरकार की भी बात कर रही हूँ, थोड़ा-सा संगठन के भी बारे में बात करूँगी, कि संगठन भी ऐसे हैं थोड़ा माफ़ करिएगा सुलेखा जी लेकिन क्योंकि कोई मुझे बात यहाँ नहीं। पे कि मैंने उनसे भी हम बार-बार जाकर के बात करते हैं उन लोगों से, तो जब महिलाओं के नाम पे एक बड़ा छवि दिखानी होती है तब वो महिलाओं को आगे करते हैं, वरना जब हम बाइट भी लेने जाते हैं, तब भी कोशिश करते हैं कि हमारी ही बाइट जाए। महिलाओं की बाइट नहीं जानी चाहिए, महिलाओं की बातें नहीं जाना चाहिए, ना ही जो महिलाओं के अंदर की चीज़ें हैं, वो कहीं निकल कर के ना आ बिल्कुल, जाएँ और जो मतलब जो संगठन के अंदर एक तरह की जो चाटुकारिता चल रही है, वो सामने नहीं आना चाहिए। हमने जब महिला सशक्तिकरण परियोजना की बात करी, तो इस संगठन को क्यों नहीं जानकारी है? हमारा तो ये सवाल है क्योंकि आप तो जुड़े हुए हैं। क्यों जानकारी तो होना चाहिए, भले काम हो रहा नहीं हो रहा वो अलग बात है, लेकिन आपको ही खुद में जानकारी नहीं है। क्यों जानकारी नहीं है? आप जब कोई किसान मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है, उस मुद्दे को लेकर के आप इतने हाई लेवल पे चले जाते हैं, आप बात करते हैं, प्रशासन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आप इस जागरूकता की जहाँ पे बात हो रही है, वहाँ पर बात क्यों नहीं करते हैं? इस तरह से भी हमारे उनसे बहुत सारे सवाल हुए हैं, कई बारी उनको बुरा भी लग जाता है, लेकिन ये सच्चाई है कि महिलाओं के नाम पे अगर बात आए, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो, चाहे प्रशासन के स्तर पे हो, चाहे संगठन के स्तर पर हो, हर तरह से उनको एक तरह से अच्छी छवि दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग आप पॉइंट कहा मेरा। जी। हाँ, बोलिए सुलेखा जी। बहुत ये कहीं न कहीं सच्चाई भी है और इसको हमें स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि जब हम आलोचना सुनेंगे किसी चीज़ की, तो उस पर हमें खुद एक चिंतन करने की ज़रूरत है और वो दोबारा उस तरीके की चीज़ें ना हों, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और ये हकीकत है कि वास्तव में जो जड़ तक पहुँचना चाहिए महिलाओं तक, महिलाओं के जो इनकी वीडियो में मैंने देखा है कि महिलाओं को कुदेरने की बात है। एक महिला जब वो क्या नाम है चर्चा कर रही है कि तुम्हारे नाम से ज़मीन नहीं, दूसरा इतनी आस के साथ देखती है और मुस्कुराती है। तो उसके चेहरे पर जो कहीं न कहीं जी, उस सवाल कहीं और किया जा रहा है लेकिन वो खुद में जवाब ढूँढती है। तो इस तरीके से मैं मीरा जी की बात से सहमत हूँ और हमें एक वास्तव में वहाँ पहुँचना चाहिए जहाँ हमारी ज़रूरत है।
और शासन प्रशासन के साथ साथ हमें संस्थाओं को भी उतनी ही गंभीरता से इस मुद्दों को लेकर के चलना चाहिए, तभी हम जो आज आपका लक्ष्य है उसको हम पूरा कर सकते हैं। पिछले 50 मिनट में हमने काफ़ी समस्याओं के बारे में बात की और हम देख सकते हैं कि एक तो किसानों की तरफ वैसे ही बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जो उनको झेलनी पड़ती हैं और साथ के साथ अगर आप एक महिला किसान हैं तो उसके ऊपर से एक परिवार का प्रेशर, सोसाइटी से जो समाज का जो काफ़ी दबाव होता है वो सब भी होता है। तो सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं। महिला किसानों के लिए नहीं, लेकिन मान लीजिए महिलाओं के लिए जैसे आंगनवाड़ी सेंटर हो गए उनके बच्चों के लिए या जब वो गर्भवती होती हैं तो उनके लिए कई सारी योजनाएँ होती हैं। तो आपको लगता है कि इन स्कीमों से महिलाओं को थोड़ी मदद मिलती है, चाहे वो किसान हो या ना हो? क्या उनकी लाइफ में उनकी ज़िंदगी में थोड़ी-सी मदद होती है, थोड़ा कुछ आसान होता है उनके लिए? जब वो जी, इतनी सारी बिल्कुल। अलग-अलग चीज़ें कर रही हों। जी, बिल्कुल। क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए कहा आपने कि आंगनबाड़ी की सेवाएँ हैं। महिला वो मातृ वो क्या नाम है, स्वास्थ्य के तहत जो महिलाओं को बच्चा पैदा होने के समय प्रसव के दौरान उनको पैसा मिलता है। लेकिन वो कितना मिलता है, उसके रूल्स उसके पीछे कितनी कंडीशन होता है कि 2 जी। बच्चे होने के बाद नहीं मिलेगा, ठीक है? लेकिन अब बच्चा पैदा करना औरत के हाथ में नहीं है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। वो मर्द तय करता है कि बच्चा तुम पैदा करोगी कि नहीं। लेकिन और उसको जो खान-पान चाहिए, उसकी जो देख-रेख चाहिए, वो नहीं तय करता है। वो महिला के हवाले छोड़ देता है। तो जो सरकारी योजनाएँ हैं, उसका लाभ तो महिलाओं को मिलता है, लेकिन उसके साथ जो क्या नाम है, कंडीशन रखे जाते हैं, उस पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है और उसका लाभ बिल्कुल। महिलाओं को काफ़ी मिलता है। मैंने खुद देखा, मैं खुद एमएमआर, आईएमआर के मुद्दे पर भी मैंने काम किया है और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के भी। साथ में जो जनधन खाता के तहत जो महिलाओं को इस दौरान ₹200 ₹2000 मिले, ₹1000 1 महीने में मिले, उसको भी कहीं न कहीं महिलाओं को लगा कि हाँ, नहीं तो से बेहतर है 1000 ही सही। तो उसका लाभ उन्हें मिलता है, उन्हें सपोर्ट मिलता है कहीं न कहीं लेकिन हमारा एक ही सुझाव है कि जो भी योजनाएँ और सेवाएँ हैं सरकार की, उसका प्रचार-प्रसार बहुत बेहतर होना चाहिए। जी। अगर हमारे जैसे समाज सेवी संस्थाएँ गाँव में नहीं हैं, तो शायद उनको अपनी योजनाओं जैसे हमने क्या नाम है स्टोरी में भी देखा महिलाओं को योजनाओं की जानकारी नहीं है। तो एक तो सरकार को उसकी सेवा योजनाओं की क्या नाम है योजनाओं की जानकारी हो, उस योजना को हम कैसे ले सकते हैं, उसके क्या तरीके हैं, उसका पूरा विवरण हो और ये कहीं न कहीं पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो हमारे साथ कमेटियाँ हैं, उन कमेटियों के तहत जितनी भी सुविधाएँ हैं, चाहे वो लड़कियों की शिक्षा जी। देने की हो, चाहे महिलाओं के प्रसव संबंधी हो, चाहे अन्य स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे क्या नाम है, तमाम कमेटियाँ उसी कमेटी को अगर सक्रिय कर दिया जाए और उस कमेटी के तहत ब्लॉक से संबंधित या सरकार के संबंधित स्टेट की जो सरकारी सेवाएँ योजनाएँ आती हैं, नेशनल सेवाएँ आती हैं, उसके तहत अगर उन्हीं कमेटियों को ज़िम्मेदारी दिया जाए कि ये ज़मीनी स्तर पर पहुँचना चाहिए, इसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए, तो शायद वो सीन कुछ अलग ही होगा। जी, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से हम समय के काफ़ी करीब आ गए हैं। तो मीरा जी मैं आपसे और फिर सुलेखा जी आपसे बस एक ही आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि आप इतने समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, महिलाओं के साथ महिला किसानों के साथ नारीवादी जर्नलिस्ट चैनल में मीरा जी। तो अगर आप सरकार बना रहे होते या आपके पास ये निर्णय लेने की ताकत होती, तो ऐसी कौन-सी 3 चीज़ें हैं जो आप बदलना चाहती? मीरा जी पहले आपसे शुरू करेंगे। जिससे महिला अ, किसानों का विकास हो। थोड़ा-सा तो सबसे बड़ा शिक्षा पर जोर देना है कि ज़रूर मैं ये नहीं कहती हूँ कि सरकार की योजनाएँ नहीं हैं, योजनाएँ हैं लेकिन उस पर अमल नहीं होता, उसका फ़ॉलो नहीं होता है।
की स्थितियां क्या बनी हुई हैं गांव में। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बन तो गया, लेकिन उसका किस तरह से अमल हो रहा है? क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा बन करके रह गया है? ये सिर्फ चुनाव का मुद्दा ही तक सीमित है? तो सबसे पहले तो इसमें शिक्षा पर जोर देना, ताकि और उसका फॉलो भी होना सिस्टमेटिक ढंग से, ताकि जो योजनाएं उसका लाभ मिल सके। जागरूकता की जो बात आती है, जो हमने बार बार कही है, तो सबसे ज्यादा की जो योजनाएं हैं उसका धरातल में उतरना बहुत जरूरी है, जमीनी स्तर पर उतरना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कागज तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसकी इसके लिए एक तरह की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ जॉब तक शामिल नहीं है, जब वो अंदर से भावना नहीं आती है तब तक ये नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है शिक्षा का। दूसरी बात अगर मैं कहना चाहूँ कि जो जहाँ की स्थिति है, मान लीजिए बुंदेलखंड जैसे एरिया के लिए, उस हिसाब से योजनाओं को होना चाहिए। मान लीजिए कोई योजना है जो अ, कुछ शहरी स्तर के लिए लागू है, लेकिन कुछ ग्रामीण स्तर के लिए लागू है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि शहर के लिए कुछ ज्यादा बजट दिए जाते हैं, ग्रामीण के लिए कुछ कम बजट है। ऐसा क्यों किया जाता है? जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो ग्रामीणों की स्थिति ज्यादा सुधारने की जरूरत है, ना कि शहर की तो वैसे भी लोग थोड़े बहुत तो कर ही रहे हैं, स्थिति बनाए हुए हैं, लेकिन ग्रामीण की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। और बिल्कुल। और तीसरा जो मुद्दा है, अगर हम जेंडर के नजरिए से देखें, उसमें महिलाओं को लेकर के बहुत उत्थान की जरूरत है। महिलाओं को लेकर के सिर्फ आप राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रही, उनको सच में जिस लायक हैं, जैसे आप अभी एक अच्छी छवि बनाने के लिए, एक ढांचा पेश करने के लिए, जैसे अभी मैं बात करूँ महिला मुखिया की, हमारे जो मोदी सरकार है उसने बहुत अच्छी तरीके से जेंडर के मुद्दे को समझा है। और उन्होंने क्या किया, बहुत मतलब क्या कहेंगे, मुझे वो शब्द नहीं आ रहा, बहुत मतलब बारीकी रूप से और चालाकी रूप से उसको ये समझा है कि महिलाओं को पेश कर दो, महिलाओं के नाम पे गैस सिलेंडर दे दो, महिलाओं के नाम राशन कार्ड दे दो, महिलाओं के नाम और भी चीजें जैसे जनधन है, उस महिलाओं को, तो महिला मुखिया के नाम पे राजनीति एक बड़ा कर लेना। लेकिन उनकी स्थिति क्या है? अगर हम बात करें सौभाग्य इसके सिलेंडर की, क्या हुआ गांव में, क्या हुआ, क्या स्थिति है उसकी? एक बारी तो आपने दे दिया, दोबारा उनके पास पैसे नहीं है कि वो दोबारा से कर लेंगे। हम उनके स्वास्थ्य को सुधार रहे हैं, क्योंकि हम उनको गैस सिलेंडर दे रहे हैं, तो जो धुएं से उनके स्वास्थ्य खराब होता है वो नहीं खराब होगा। तो एक बारी बस के लिए थोड़ी ना आपने दिया है। तो तो तीसरी ऐसी चीज है जो आर्थिक स्थिति सुधारने की जरूरत है, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बस तक सीमित नहीं रहना चाहिए इसको। सुलेखा जी, आप तो काफी बार आपने सरकार से भी मतलब मकाम की ओर से सरकार के साथ डायरेक्टली बात की होगी, तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आपने शायद उनको बताई हैं, या जो अगर आप सरकार बना रहे होते और आपके पास ये ताकत होती निर्णय लेने की, तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिससे जो आप चेंज करना चाहेंगे, जो आप बदलना चाहेंगे? एक तो सबसे पहले एक जो हमारा क्या नाम है, नारा ही है कि हम भी हैं किसान, उनके काम को मान्यता देते हुए उनकी पहचान किसान के रूप में स्थापित करना। और दूसरा, जो वो काम कर रही हैं उस काम को सही मूल्य देना। हाँ, और साथ साथ सही मूल्य के साथ साथ उन उन फसलों का सही भंडारण और सही उनके लिए स्थानीय बाजार को स्थापित करना। ये हमारे 3 मुद्दे मैंने सरकार से मांगा भी, कहा भी कि जो महिला किसान हैं उनको मंडी तक ना जाना पड़े, एक स्थानीय बाजार हो जहां पर वो अपने सामान का उचित रेट लगा करके उसको बेच सके, और दूसरा फसल का सही रेट मिले, तीसरा उनको मान्यता मिले और उन्हें
एक जैसे पुरुष किसान को के लिए तमाम तरीके की ट्रेनिंग है, तमाम तरीके का शिविर है, मेला है, ये जत्था वगैरह होता रहता है, क्योंकि मैं महिलाओं को एज ए महिला किसान उसमें ले जाती, वहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, तो वो मंच उन महिलाओं को दिया जाए, इस तरीके की चीजों का हम मांग करते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं। बिल्कुल। तो इसके साथ मेरे ख्याल से हम सेशन अब क्लोज करेंगे। सुलेखा जी, मीरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे साथ करीबन 1 घंटे से शायद ज्यादा महिला किसानों के बारे में बात किया, महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात किया, और इससे हमें कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी पता चली है जो शायद हमें इंटरनेट पे सर्च करके नहीं मिलती हैं, जो शायद अगर हम ग्राउंड पे हो, ऑन फील्ड हो, तभी ये देखने से ही पता चलता है। मेरे लिए शायद एक ऐसी लर्निंग ये रही कि जब औरतों को अपना हक मांगना होता है और कानून के तहत वो मांग भी सकती हैं, तब भी वो सामाजिक दबाव में, अपने परिवार के दबाव में आके वैसे अपनी मांग नहीं कर पाती हैं। तो ये मेरे लिए ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि शायद मैं एक अलग उससे आती हूँ। तो ये जान के बहुत अच्छा लगा। इसके साथ हम सेशन क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच सुलेखा जी, मीरा जी। हमारी अगली स्टोरी होगी किसानों पर ही, जो कि खबर लहरिया कर रही होगी, और उसके साथ साथ हम एक और आउटरीच सेशन के साथ वापस आएंगे, तो उसकी डिटेल्स आप तक पहुंचती रहेंगी। मैं आशा करती हूँ कि ये सेशन आप सबके लिए बहुत यूजफुल रहा, जैसे कि मेरे लिए था। थैंक यू सुलेखा जी, थैंक यू मीरा जी। वेलकम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला और अपने अनुभवों को शेयर करने का, आपके अनुभवों को भी सुनने का मौका मिला, और मीरा जी के अनुभव हमारे काम को और मजबूती देगा। तो मीरा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी फिल्म, उनकी वीडियो, और शायद अब आपसे एक कनेक्शन भी हुआ। वैसे मैं बहुत दिनों से महिला समाख्या में जब जुड़ी थी, तब से मैं खबर लहरिया को जानती हूँ, और आज फेस टू फेस हमें जुड़ने का मौका मिला, इसके लिए बहुत